नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ चुके हैं, आपके लिए जो सामान्य परिचय था सिंधु घाटी सभ्यता था उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन की। तो आज अपन लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं, क्या लेते हैं फ्रेंड्स? सामाजिक जीवन। तो किसका सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय किस प्रकार से समाज था और कैसे लोग निवास करते थे, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, उसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक जीवन में हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें सबसे पहले तो मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक से क्या तात्पर्य फ्रेंड्स? देखिए, सामान्य तौर पर घर के जो मुखिया होते हैं, आज देश भारत पुरुष प्रधान देश है, हम जानते हैं हमारे घर के मुखिया कौन होते हैं? वयोवृद्ध पुरुष, यानी हमारे घर में हमारे पिताजी या दादाजी, ठीक है। लेकिन इस समय में घर की मुखिया कौन होती थी? वयोवृद्ध महिला, यानी या तो हमारी माताजी या दादी जी जो भी होती थी, सबसे बड़ी घर में ही महिला घर की मुखिया होती थी। खैर, आज भी हम जानते हैं घर की मुखिया महिलाएं होती हैं, लेकिन उस जमाने में जो घर की मुखिया होती थी वो कागजों में भी है और आजकल भामाशाह और जनाधार में भी घर की मुखिया कौन होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन में हम बात करें, सबसे पहली चीज मातृसत्तात्मक थी। इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन ये आता है, महिलाओं की स्थिति सर्वोत्तम थी? ऑप्शंस आर सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल। तो ऐसी स्थिति में जब भी क्वेश्चन आए कि महिलाओं की सर्वोत्तम स्थिति कब थी, तो हम उत्तर देंगे दोस्तों, क्या देंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वोत्तम थी महिलाओं की स्थिति। उसके बाद लेकिन बाकी में सबसे अच्छी महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, फिर प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में फिर आधुनिक काल में वापस आ गई है। और क्वेश्चन आता है, महिलाओं की सबसे दयनीय स्थिति कौन से समय में थी? तो वो था मध्यकाल। मडीवल इंडियन हिस्ट्री के टाइम में जितनी भी ये कुरीतियां हैं, जिन्हें आप बाल विवाह कहते हैं, सती प्रथा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, पर्दा प्रथा कहते हैं, ये सब की सब कब आई? मध्यकाल में आई। चलिए, समझ रहे हैं आप बात? तो बात करते हैं आगे, मातृसत्तात्मक थे, एक बात क्लियर हो चुकी है। अब हम दूसरी बात करते हैं सामाजिक जीवन में, संयुक्त परिवार प्रथा थी। तो संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। अर्थात देखिए, फैमिलीज में जो होते हैं, सोलो फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है। यानी एक में तो आप एकल परिवार होते हो और एक पे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन होते हैं? मुख्यतः तीन पीढ़ियां होती है, एक तो दादा दादी, उनके बेटे बहू आदि और उनके पोते पोती आदि। तो तीन पीढ़ियां मुख्य देखने को मिलती है। तो हम कैसे कह सकते हैं संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी दोस्तों? तो यहां पर क्या है? प्रत्येक घर में रसोई में अनेक चूल्हों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो प्रत्येक घर में रसोई में अनेक चूल्हों के अवशेष मिले हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अगर अनेक चूल्हे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये सोच लेते हैं हम कि अलग अलग लोग रहते होंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर एक ही घर में एक से अधिक रसोइयां मिलती, तब हम सोच सकते हैं, तब हम क्या सोच सकते हैं कि यहां पर लोग अलग अलग रहते होंगे। लेकिन एक ही रसोई में अनेक चूल्हे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि कई लोग मिलकर भोजन बनाते हैं और बड़ा परिवार है। किसी चूल्हे पर आपकी रोटी बनाई जा रही है, किसी पर सब्जी बन रही है, किसी पर दलिया बन रहा है, किसी पर गाय भैंस के लिए कुछ बन रहा है, लाइक। तो संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी। दो बातें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद सामाजिक जीवन में हम तीसरी बात जो मुख्य है वो क्या देखते हैं? यानी परिवार में एक समाज में कितने वर्ग थे। जैसे हम बात करते हैं वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे ही यहां कितने वर्ग थे? तो बात करते हैं फ्रेंड्स। देखो, एक वर्ग था जिसे हम कहते थे पुरोहित, ठीक है। पुरोहित यानी कि जो पूजा पाठ आदि करते थे, ब्राह्मण हम कह सकते हैं। दूसरा जो वर्ग है उसे हम कहते थे, क्या कहते थे? व्यापारी। यानी आप कह सकते हैं व्यापारी हम किस वर्ग को कह सकते हैं? जो व्यापार वाणिज्य करता है, ठीक है। तीसरा वर्ग हम कह सकते थे, कौन सा होता था तीसरा वर्ग? अधिकारी।
और चौथा जो वर्ग था उसे कहते थे श्रमिक। तो क्वेश्चन क्या बनता है, मैं देखना चाहेंगे आप। तो क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड कि ऐसा कौन सा वर्ग था जो वैदिक काल में तो था किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के समय वो वर्ग नहीं था। तो देखें, पुरोहित को ही अपन ब्राह्मण बोल देते हैं, व्यापारी को ही वैश्य बोल देते हैं, श्रमिक को ही अपन कालांतर में शूद्र बोल देते हैं, लेकिन इसमें कौन सा वर्ग नहीं था फ्रेंड्स? तो इस समय क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रिय वर्ग का अभ्युदय सिंधु घाटी सभ्यता के काल में नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे फ्रेंड्स। कैसे थे? शांति प्रिय थे। तो बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, हमने अगली बात कर ली, ये शांति प्रिय थे। इससे क्या पता लगता है शांति प्रिय थे? मतलब युद्ध प्रिय नहीं थे दोस्तों, युद्ध प्रिय नहीं थे। और कैसे थे? शांति प्रिय थे। ठीक है, एक साथ लाइन में लिख दिया तो कहीं ये तो नहीं समझ रहे हो आप कि शांति प्रिय और युद्ध प्रिय नहीं थे? बिल्कुल, शांति प्रिय तो थे, शांति प्रिय तो थे, लेकिन युद्ध प्रिय नहीं थे। समझ में आ रही है बात? शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे दोस्तों। कैसे पता लगता है? देखिए, एक तो उस जमाने के हिसाब से अगर हम करें, वहां से जो ऑर्नामेंट्स मिले, औजार मिले, उसमें मुख्य हथियार नहीं मिले, तलवार से परिचित नहीं थे। उसके अलावा उस समय के जो भी हथियार मिले उनमें से किसी पर भी मानव का रक्त मिला हुआ नहीं मिला है, मानव का रक्त लगा हुआ नहीं मिला है। इससे पता लगता है कि इन्होंने एक दूसरे पर हमले कभी भी नहीं किए। जीव जंतुओं का रक्त मिला है, जिनका जो जीव जंतुओं का रक्त मिला है वो क्यों मिला है? क्योंकि हो सकता है उन्होंने शिकार किए हो या खाने के लिए उनको मारा या बलि के लिए उनका उपयोग किया हो, लेकिन आपस में एक दूसरे को मारते नहीं थे दोस्तों। ठीक है, तो शांतिप्रिय लोग थे, युद्ध प्रिय नहीं थे दोस्तों। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इनका रहन सहन कैसा था, अर्थात हम बात करें इनका पहनावा। तो पहनावा में मित्रों दो चीजें आती हैं मुख्य रूप से। क्या क्या आती है? दो चीजें। एक तो होता है आपका वस्त्र परिधान और दूसरा होता है आपका आभूषण। तो बात करते हैं इनके वस्त्र कौन से होते थे और आभूषण कैसा था। तो वस्त्रों की बात करूं फ्रेंड्स, तो वस्त्र दो प्रकार थे। कैसे कैसे थे? सूती और ऊनी। सूती और ऊनी वस्त्र प्रयोग में लेते थे फ्रेंड्स। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ये करते थे। और आभूषणों की बात करें तो आभूषण सभी प्रकार के धारण करते थे, लेकिन मुख्य बात यह है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण धारण करते थे फ्रेंड्स। तो बात कर रहे हैं अपन, शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहनावे में हम वस्त्र की बात करते हुए सूती वस्त्र पहनते थे और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे फ्रेंड्स। ठीक है, और आभूषण पुरुष और स्त्रियां दोनों ही धारण करती थी। फिर हम अगली बात करते हैं इनका खान पान। खान पान मतलब इनका भोजन। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अगर हम खान पान की बात करें फ्रेंड्स, तो ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ऐसा नहीं है कि केवल शाकाहारी ही थे और ऐसा भी नहीं है कि केवल मांसाहारी ही थे। तो ये लोग दोनों ही प्रकार के भोजन का सेवन करते थे फ्रेंड्स। तो हमने देख लिया है कि कैसा तो इनका पहनावा था। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, आभूषण स्त्रियां भी धारण कर रही है और पुरुष भी धारण कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और खान पान में ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। उसके बाद में सामाजिक जीवन में ही हम अगला टॉपिक देखते हैं, और वो अगला टॉपिक क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स? मनोरंजन। मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के लिए किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे मनोरंजन कर रहे हैं? जैसे आजकल अपने मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन हो गया दोस्तों मल्टीमीडिया, फोन। ठीक है, फोन होते ही हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अकेले ही अपने आप में क्या हो जाते हैं, हम अकेले अपने आप में दोस्त हो जाते हैं, भीड़ हो जाते हैं, जब चाहे भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं। तो बात ऐसी है, उस जमाने में ऐसे कोई संसाधन थे नहीं, तो वो लोग एंटरटेनमेंट कैसे करते थे? तो देखिए, उसके लिए हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला वो कौन सा खेल खेलते थे? पासे का खेल। अब पासे का खेल कौन सा होता है? आपने महाभारत देखिए, महाभारत में आपने देखा होगा, महाभारत में युधिष्ठिर वगैरह खेलते हैं दुर्योधन से, और शकुनी कहता है, क्या कहता है, ऐसे चलाता है और कहता है भांजे 6 है। तो ये पासे का खेल ही है। तो इसको क्या कहा जाता था महाभारत काल में? इसको चौपड़ कह देते थे दोस्तों। ठीक है, ऐसे बनी हुई होती थी इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से इधर से और इधर से इधर से और इधर से चलाते थे, इसको कपड़े की बनी हुई होती थी, तो इसको अपन बोलते थे, क्या बोलते थे, पासे का खेल, जिसको कालांतर में क्या कहा जाने लगा, चौपड़। और आज के हम ये समझ सकते हैं आधुनिक लूडो के समान। आधुनिक लूडो के समान है दोस्तों। तो ये पासे का खेल खेलते थे ये। इसके अलावा और क्या खेल खेलते थे ये, नृत्य। कैसे पता लगा कि ये लोग नृत्य करते थे, ऐसी अनेक मूर्तियां मिली है दोस्तों, कुछ मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, इसी के अलावा पत्थर की मूर्ति मिली है आपके हड़प्पा से, जिसमें नृत्य रथ मूर्ति मिली है, आपके मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य नत नारी की मूर्ति मिली है। इससे पता लगता है कि ये लोग नृत्य से परिचित थे। ठीक है, तो नृत्य भी इनके मनोरंजन का एक साधन था फ्रेंड्स। इसके अलावा मनोरंजन के लिए और क्या काम में लेते थे, और क्या कार्य करते थे, उसके अलावा जानवरों की लड़ाई। जानवरों की लड़ाई आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, भेड़े, मेमने, मुर्गे आदि लड़ते हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी क्या है, उन पर बैट लगाते थे और उनको लड़ाते थे, और उनके लड़ने से इनको आनंद महसूस होता था। तो मनोरंजन के साधनों में मुख्यतः 3 है, पासे का खेल है, नृत्य है और जानवरों की लड़ाई है। अब उसके बाद में सामाजिक जीवन में जो अगला मुख्य टॉपिक है, जो मेन है, वो है अंतिम संस्कार फ्रेंड्स। अंतिम संस्कार ये 3 प्रकार से करते थे फ्रेंड्स। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन से थे 3 प्रकार, अपन देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंतिम संस्कार की, तो पूर्ण शवाघान। चलिए तो बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले शवाघान किसे कहते हैं। देखो, शवाघान का शाब्दिक मतलब होता है शव को दफनाना या गाड़ना। तो पूर्ण शवाघान से तात्पर्य है फ्रेंड्स कि शव को पूरी तरह से, जैसे आज क्रिश्चियंस में और मोमेडन्स में करते हैं, कि पूरी तरह से उनके शरीर को मरने के बाद जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण शवाघान। और इसके साक्ष्य आपको हड़प्पा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हड़प्पा में हम आगे पढ़ेंगे जब बात करेंगे, कॉफिन यानी ताबूत में डालकर शरीर को दफनाया जाता था। और जहां भी शरीर को दफनाया गया है, उनके सिर उत्तर में और पांव दक्षिण दिशा में थे दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा जो तरीका है वो है आपका आंशिक शवाघान। अब देखिए फ्रेंड्स, शवाघान का मतलब तो हम समझ ही गए, दफनाना, और आंशिक का मतलब है थोड़ा। तो उनके शरीर को मरने के बाद, कुछ स्थान ऐसे हैं उनके शरीर को मरने के बाद जीव जंतुओं के खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता था दोस्तों, और फिर बचे हुए शरीर को क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। इसे आंशिक शवाघान कहते हैं फ्रेंड्स। और फिर हम बात करते हैं तीसरा जो अंतिम संस्कार का प्रकार है, वो है कलश शवाघान। कलश शवाघान को ही अपन स्थानीय भाषा में, दूसरी भाषा में दोस्तों क्या कह सकते हैं, दाह संस्कार। देखिए इसमें क्या होता था, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार कर दिया जाता है, और उसके बाद उसकी बची हुई अस्थियों को कलश में भरकर लोग गंगा जी में किसी भी पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देते हैं। पर उस समय ऐसा नहीं हो रहा था। उस समय जो कलश शवाघान था, उसमें शरीर का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार तो कर दिया जाता था, जलने के बाद उसकी अस्थियां कलश में भी भर ली जाती थी, लेकिन कलश में भरकर उन अस्थियों को क्या कर दिया जाता, जमीन में दबा दिया जाता था दोस्तों, क्योंकि शवाघान का मतलब ही गाड़ना होता है। तो जहां दाह संस्कार करने के बाद बची हुई अस्थियों को कलश में भरकर उन्हें जब जमीन में गाड़ दिया जाता था, तो इसे कलश शवाघान कहते हैं। तो 3 प्रकार से अंतिम संस्कार होता था, एक पूर्ण शवाघान है, एक आंशिक शवाघान है और एक कलश शवाघान है। मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये आपने सामाजिक जीवन पूरी तरह से देख लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार आप चाहेंगे तो अपन रिपीट कर लेंगे। ठीक है, सामाजिक जीवन में
क्या क्या होता है मैं शुरू से बता देता हूं एक बार स्पीडली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फ्रेंड्स। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले हमने देखा है कि परिवार मातृसत्तात्मक होते हैं, यानी घर की मुखिया वयोवृद्ध महिला होती है दोस्तों, हाँ ठीक है, माताजी दादी जी। उसके बाद में हमने बात की संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान है, ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान है, अर्थात कैसे पता लगा, प्रत्येक घर में रसोई में अनेक चूल्हों के अवशेष देखने को मिले फ्रेंड्स। जो वर्ग था, समाज था, वो 4 भागों में बटा हुआ था, पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक। इस समय क्षत्रिय नामक जो वर्ग होता है इसका अभाव था दोस्तों, ये उस समय तक डेवलप नहीं हुए थे। फिर हम बात करते हैं, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे दोस्तों। पहनावा वस्त्रों में सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ठीक है। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे दोस्तों, ठीक है। और आभूषण सभी धातुओं के थे, स्वर्ण के भी हैं, रजत के भी हैं, ताम्र के भी हैं, कांसे के भी हैं, हड्डियों के भी हैं। और जो हमने बात की थी शुरू में कल में, नगर नियोजन, तो जो गढ़ी टीला एकीकृत क्षेत्र था, या यूं कहें जो पश्चिमी टीला है, वहां पर दोस्तों जो आभूषण मिले हैं वो स्वर्ण के और रजत के मिले हैं। जबकि जो पूर्वी टीला है, जहां सामान्य लोग रहते थे, वहां जो आभूषण मिले हैं वो ताम्र के मिले हैं, कांसे के मिले हैं, हड्डियों के मिले हैं दोस्तों, ठीक है। और खान पान की बात करते हुए लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। जब आर्थिक जीवन पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि कौन कौन से पशुओं को पालते थे और कौन कौन सी फसल बोते थे फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन ने बात की कि मनोरंजन के लिए क्या करते थे, पासे का खेल खेलते थे जिसे चौपड़ कहते हैं, और आधुनिक लूडो के समान है दोस्तों, ठीक है। नृत्य से परिचित थे, नृत्य करते थे मनोरंजन के लिए, और जानवरों को आपस में लड़ाकर उनका लुत्फ उठाते थे, मजा लेते थे दोस्तों, ठीक है। अंतिम संस्कार 3 प्रकार से करते थे। पूर्ण शवागान, शव को जमीन के नीचे दफना दिया जाता था, ठीक है। आंशिक शवागान, शरीर को पहले जीव जंतुओं के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसके बाद बचे हुए शरीर दबा दिया जाता था, दिया जाता था। और लास्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो कलश शवागान, जिसमें शरीर को जलाने के बाद में, यानी मृत देह को जलाने के बाद में उसकी अस्थियां कलश में भरकर गाड़ देते थे। तो इस प्रकार से हमारा सामाजिक जीवन पूरा था फ्रेंड्स। और अगला टॉपिक हम लेते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत धार्मिक जीवन दोस्तों। तो धार्मिक जीवन जब से मानव शुरू है तब से धर्म शुरू हो गया, पूजा पाठ के तरीके शुरू हो गए। तो कैसे पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, ये है बात करते हैं। उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे किसी शब्दों को देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं धार्मिक जीवन में सबसे पहले क्या क्या थे और क्या क्या चीजें नहीं थी। क्या नहीं था पहले देखते हैं दोस्तों। उस समय में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहली चीज, मंदिर के साक्ष्य पॉइंट टू बी नोटेड नहीं मिले हैं दोस्तों। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी वो लोग मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर होते ही नहीं थे उस समय। तो अब बात करते हैं आगे की। मंदिर नहीं थे पर क्या मूर्तियां थी, बिल्कुल। तो ये लोग कैसे थे दोस्तों, मूर्ति पूजक थे, ठीक है, मूर्ति पूजक। किस किस की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा में अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वन बाय वन। तो मूर्तिक पूजक थे तो किस किस की पूजा करते थे, स्पेशली ये जो पूजा करते थे ये पुरुष देवता और लेडी गॉडेस, मातृशक्ति की पूजा करते थे। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे पुरुष देवता की पूजा करते थे, हमें कैसे पता लगा, बताता हूं फ्रेंड्स। देखिए, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, एक मोहर मिली है फ्रेंड्स। और उस मोहर में एक पुरुष देवता है। कौन है, एक पुरुष देवता है फ्रेंड्स। मैं डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हां हम समझ जाएंगे। तो एक पुरुष देवता है दोस्तों, ठीक है, ये लो हम बना देते हैं। ये पुरुष देवता है और भैया इसके थोड़ी सी दाढ़ी भी है, दाढ़ी मूंछों वाला है, ठीक है। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका मुंह अलग से दिखा देता हूं मैं आपको। अब ये जो पुरुष देवता है दोस्तों, ये कैसे बैठा हुआ है, ये इस तरीके से पद्मासन में बैठा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, पद्मासन में है। और पद्मासन आप जानते हैं बाबा रामदेव की तरह पैर पे पैर रखकर बैठा हुआ है, ठीक है, पांव पे पांव रख के बैठा हुआ है, ये हाथ लगा देते हैं। और इसके सिर पर एक मुकुट है दोस्तों। क्या है इसके सिर पर, मुकुट है। और मुकुट कैसा है, सींग वाला मुकुट है दोस्तों,
जैसे हमने मान लो ये इसके सिर पे कोई मुकुट बना दिया, तो ये कैसा मुकुट है? सींग वाला है। और बात करते हैं कि अब इसके कितने सींग है दोस्तों, तो यहां तो आपको 2 ही दिख रहे हैं, पर वहां कितने सींग है? 3 सींग है। तो 3 सींग वाला मुकुट पहनकर एक व्यक्ति बैठा हुआ है पद्मासन में। ठीक है, अब इसके पास पास में कौन कौन से जीव जंतु हैं, बात कर लेते हैं उनकी। देखो, इसके बाईं ओर क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। तो एक तो है भैंसा, ठीक है, भैंसा। और क्या है? एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी जीव या पशु, जिसे कई लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं काल्पनिक, और कुछ लोग इसे क्या बोल देते हैं? राइनो बोल देते हैं, गेंडा बोल देते हैं। दूसरी तरफ कौन कौन से हैं? दूसरी तरफ है एक क्या है? बाघ, बाघ यानी टाइगर, और एक है हाथी, और नीचों की ओर बैठा हुआ है हिरण दोस्तों। और ऊपर सिंधु लिपि में कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की एक मुद्रा मिली है, और ऐसी मुद्रा कहां से मिली है दोस्तों, मैं बता देना चाहूंगा। ऐसी मुद्रा मोहनजोदड़ो से मिली है। तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, जिस पर एक पुरुष देवता पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है दोस्तों, जिसके सर पर सींग है, 3 सींग वाला मुकुट उसने पहन रखा है, जिसके एक तरफ भैंसा है और एक श्रृंगी पशु है, जिसे हम गेंडा भी कह सकते हैं। इसे लोग यूनिकॉर्न भी कहते थे, काल्पनिक पशु भी कहते थे। जैसा कि आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें कई बार एक चमकीला सा पशु दिखाते हैं, तो उसी की बात यहां पर हम कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा दूसरी तरफ बाघ है, और एक हाथी है दोस्तों, और एक हिरण है, और ऊपर सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ है। और हम जानते हैं चारों ओर पशु हैं दोस्तों। चारों ओर कौन है? पशु हैं। और पशुओं के देवता, पशुओं के स्वामी, स्वामी को हम कहते हैं सामान्य भाषा में पति। क्या बोलते हैं? पति। पति का अर्थ हस्बैंड ही नहीं होता है दोस्तों, पति का मतलब होता है मालिक या स्वामी। तो पति का अर्थ क्या होता है? मालिक या स्वामी। तो उसी प्रकार से ये किसका पति है? ये जीव जंतुओं का, पशुओं का पति है। तो इसीलिए सर जॉन मार्शल ने इन्हें क्या कह दिया है? पशुपति कहा है हमने इसको। तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते हैं फ्रेंड्स? पशुपति की पूजा करते थे। और सर जॉन मार्शल ने, हम आगे लिखेंगे क्या, सर जॉन मार्शल ने इन्हें क्या कह दिया? आद्य शिव। किसने कहा है दोस्तों? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ये जो पशुपति की मोहर मिली है, इसे क्या कह दिया? इसे कहा है आद्य शिव, यानी शिव का प्रारंभिक रूप। और फ्रेंड्स, आज भी हिंदू धर्म में लोग शिव की पूजा पशुपति नाथ के रूप में करते हैं दोस्तों। काठमांडू में इस नाम से मंदिर भी हैं। तो ये एक पुरुष देवता की पूजा ये मुख्य रूप से करते थे। ठीक है, तो इसमें यह भी पता लगता है कि ये बाघ से परिचित थे, हाथी से परिचित थे, हिरण से परिचित थे, गेंडे से, व एक सींग वाले पशु से परिचित थे, और भैंसे से भी परिचित थे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। दूसरा हमने बात की थी, दूसरा टॉपिक क्या लिया था? मातृशक्ति। तो ये लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। इससे कैसे पता लगा? कई सारी मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियां मिली है दोस्तों। उन मिट्टी की मूर्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग लेडी गॉडेस यानी कि मातृशक्ति की पूजा भी करते थे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक चीज हमने देख ली इनके धार्मिक जीवन में कि पशुपति के रूप में पुरुष देवता की पूजा करते थे, मातृशक्ति की पूजा करते थे। अब हम बात करते हैं और किस किस की ये लोग पूजा करते थे। तो धार्मिक जीवन ही चल रहा है फ्रेंड्स। तो धार्मिक जीवन में अगला टॉपिक पॉइंट ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं और किस किस की पूजा करते थे दोस्तों। तो ये लोग लिंग और योनि की पूजा करते थे फ्रेंड्स। जैसे आज शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से जगत जननी और जगत जनक के रूप में लिंग और योनि की पूजा करते थे। मोहरों पर ऐसे कई चित्र मिले हैं। तो लिंग योनि की पूजा के प्रथम साक्ष्य कहां मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो नारी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, लिंग और योनि की पूजा कर रहे हैं। और कहीं की पूजा करते थे दोस्तों? ये बात करते हैं, प्रकृति पूजक थे दोस्तों। ये कैसे थे? प्रकृति पूजक। और प्रकृति में किस किस की पूजा करते हैं? देखो, पीपल की पूजा करते थे। कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? पीपल वृक्ष की दोस्तों। कैसे पता? एक मोहर ऐसी मिली है जिसमें एक पुरुष देवता पीपल के पत्तों के बीच में बैठा हुआ दिखाया गया है दोस्तों, जिससे पता लगता है कि किसकी पूजा कर रहे हैं? पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो वृक्षों में पीपल की पूजा कर रहे हैं। और किसकी पूजा कर रहे हैं? देखो, चलिए
ये लोग जल की पूजा करते हैं। तो जल की पूजा के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए। कैसे पता, बताता हूं दोस्तों। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नान कुंड मिला है दोस्तों। हम लोग इसे स्नानागार बोल देते हैं, लेते हैं, लेकिन स्नानागार नहीं है, क्योंकि स्नानागार का मतलब होता है बाथ रूम। इट्स नॉट अ रूम, ये कमरा नहीं था दोस्तों, ये कुंड था, लाइक ए स्विमिंग पूल। ठीक है, देसी भाषा में कहें तो हौद। तो ऐसा था ये। तो क्या डिजाइन थी इसकी, ये देखो, ये रेक्टेंगल शेप में था दोस्तों, ये आयताकार है। ठीक है, इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं दोस्तों, चढ़ने और उतरने के लिए। ठीक है, बीचों बीच मुख्य कुंड है जिसमें स्नान किया जाता था। इसकी देखिए पूरब, और ये जो भुजा है इसकी, ये वाली, इसकी लेंथ है 11.88 मीटर, 11.88 मीटर तो इसकी लंबाई है दोस्तों। और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 7.01 मीटर ये इसकी चौड़ाई है। तो आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है दोस्तों। तो 11.88 मीटर इधर होगी, 11.88 मीटर ये होगी, क्योंकि ये भुजाएं कैसी है, समानांतर है। इसी प्रकार 7.01 मीटर ये है और 7.01 मीटर ये तो हो गया। अब इसका आयतन निकालने के लिए हमें इसे गहराई भी बात करनी पड़ेगी। तो इसकी गहराई या डेप्थ कितनी थी बता देते हैं। तो इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। तो आप देख सकते हैं ये कितना गहरा है। और 1 मीटर में 3 फीट और 3 इंच होते हैं, यानी 3.25 इंचेस, राइट, 3.25 फीट, 3 फीट और 3 इंच इक्वल टू 1 मीटर। तो बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये था। अब इसमें और एक विशेष बात क्या है दोस्तों, देखो, इसमें उत्तर और पूर्व दिशा में एक कुआं बना हुआ है। उत्तर और पूर्व में क्या बना हुआ था, कुआं, जिससे इसमें पानी भरा जाता था दोस्तों। ठीक, ये पक्की ईंटों से निर्मित है। इसका बेस जो फर्श है वो भी पक्की ईंटों से निर्मित है, लेकिन उन पक्की ईंटों पर क्या लगाया हुआ है, बिटुमिन कोयले का लेप। जैसे अपन लोग आज कोई भी स्विमिंग पूल या हौद बनाते हैं तो उस पर टाइलें लगा देते हैं, या यूं कहे सीमेंट से प्लास्टर कर देते हैं ताकि पानी रिसे नहीं। तो जल रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिन कोयले का लेप है दोस्तों इस पर। तो बिटुमिन कोयले का लेप किया हुआ है इस पर, इसके फर्श में, पक्की ईंटों पर। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात और देखना, आपको एक अलग चीज इसमें मिलेगी। इसके चारों ओर छोटे छोटे, चारों ओर क्या, छोटे छोटे इस तरीके से इसके चारों ओर अगर मैं बना दूं तो चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं दोस्तों। और इन कमरों को हम कह सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में चेंजिंग रूम। तो फ्रेंड्स, आज भी धार्मिक स्थानों पर अगर हम जाते हैं तो देखते हैं चेंजिंग रूम नहीं पाए जाते। महिलाएं आपस में कपड़ा चारों तरफ करके फिर कपड़े बदलती हैं, लेकिन उस जमाने के लोग कितने थे दोस्तों, आप देखिए गौर से कि इस प्रकार से एक स्नान कुंड बना रखा है उन्होंने। मोहनजोदड़ो में मिला है ये, और मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी नगर है जिसे हम दुर्ग टीला कहते हैं, उस क्षेत्र में मिला है दोस्तों। और इसकी लंबाई 11.88 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और गहराई 2.43 मीटर है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसके चारों ओर चेंजिंग रूम है और उसके उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या बने हुए, सीढ़ियां बनी हुई हैं। और फर्श उसका किसका बना है, पक्की ईंटों का बना हुआ है, जिस पर बिटुमिन कोयले का लेप है। और चारों ओर चेंजिंग रूम है दोस्तों, और उत्तर पूर्व दिशा में कुआं बना हुआ है। तो इसका प्रयोग वो संभवतः धार्मिक और सामूहिक स्नान के लिए क्या करते होंगे दोस्तों। होंगे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज भी सिंधु लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। अभी आगे चल के हम जब लिपि पढ़ेंगे तो बात करेंगे कौन सी लिपि है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये योनि की लिंग और योनि की पूजा कर रहे हैं, पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, जल की पूजा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि ये और किस किस चीज की पूजा करते थे दोस्तों। तो इसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रकृति पूजा में हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, ये अलग हो गया एपिसोड। तो प्रकृति पूजा में अगर हम बात करें तो और किस चीज की पूजा कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए ये लोग धरती की पूजा करते थे। अब हम कैसे कह सकते हैं कि धरती की पूजा कर सकते थे दोस्तों, हड़प्पा से एक मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसमें हड़प्पा से एक स्त्री की मिट्टी की मूर्ति मिली है दोस्तों, जिसमें उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स। और आप बताइए पौधा किसके गर्भ से निकलता है। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं कि पौधा धरती माता से निकलता है। से पता लगता है कि ये पृथ्वी की पूजा, धरती माता की पूजा
उर्वरा की देवी के रूप में करते थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग गया कि ये धरती की भी पूजा करते थे दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं और किस चीज की पूजा करते थे। देखो दोस्तों, ये लोग सूर्य पूजा भी करते थे, और सूर्य पूजा का प्रतीक था दोस्तों चक्र। सूर्य पूजा का प्रतीक क्या है दोस्तों? चक्र है। हालांकि देखने में हमें सूर्य के समान ही नजर आ रहा है दोस्तों। तो सूर्य पूजा करते थे, और सूर्य पूजा का प्रतीक क्या था? चक्र था फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा ये लोग स्वास्तिक को भी पूजनीय मानते थे दोस्तों। किसकी पूजा कर रहे हैं? स्वास्तिक की पूजा भी करते थे। आप जानते ही होंगे स्वास्तिक की मैं बात कर रहा हूं। स्वास्तिक कैसा होता है आपने देखा ही होगा, इस तरीके से बना हुआ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्वस्तिक, जिसको स्थानीय भाषा में हम सांठिया बोलते हैं, तो इसका प्रयोग मुख्यतः यह वास्तु दोष को दूर करने के लिए किया जाता है था दोस्तों। तांबे का स्वास्तिक मुख्य द्वार पर लगा दिया जाता था। ये लोग स्वास्तिक की भी पूजा करते थे, ये लोग चक्र की भी पूजा करते थे। चलिए, और ये किसकी पूजा करते थे फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं। ये लोग इसके अतिरिक्त पूजा करते थे कहीं की बतख को भी ये पवित्र मानते थे दोस्तों। मोर को भी ये लोग क्या मानते थे? पवित्र मानते थे फ्रेंड्स। बैल, और स्पेशली कौन सा बैल? कुबड़ वाला बैल दोस्तों। कौन सा बैल पूज रहे हैं? ये कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। देखिए, अभी हम वर्तमान में समीकरण बैठाएंगे किस किस की पूजा ये कर रहे हैं। इसके अलावा एक सींग वाला पशु, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, उसको भी ये पवित्र मानते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा सांप या नाग, तो बात कर रहे हैं किस किस की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, पीपल वृक्ष, जल की पूजा कर रहे हैं, धरती की पूजा कर रहे हैं, सूर्य पूजा और सूर्य के प्रतीक में चक्र देख रहे हैं दोस्तों, स्वास्तिक की पूजा कर रहे हैं, और स्वास्तिक का प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा कुछ विद्वानों के अनुसार सूर्य का प्रतीक स्वास्तिक को भी बताया गया दोस्तों। बतख को पवित्र मानते हैं, मोर को पवित्र मानते हैं, बैल को पवित्र मानते हैं, और बैल में स्पेशली कौन सा बैल? कुबड़ वाला बैल दोस्तों। ठीक है, जिसकी पूजा आज भी हम शिव के वाहन नंदी के रूप में करते हैं दोस्तों। ठीक है, बतख को पवित्र मान रहे हैं, बैल को एक पशु जिसे यूनिकॉर्न कह रहे हैं, ये लोग काल्पनिक पशु कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नाग यानी सांप की पूजा के साक्ष्य भी अपने को यहां से मिलते हैं फ्रेंड्स। और किस किस की पूजा करते हैं देखते हैं अपन आगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अब कैसे कह सकते हैं हम कि अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले दोस्तों? हवन कुंड। ठीक है, कहां कहां से मिले हवन कुंड? देखिए दोस्तों, स्पेशली कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे दोस्तों, यहां से मुख्यतः हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि ये लोग अग्नि पूजा भी करते थे और हवन भी किया करते थे दोस्तों। अब हवन के साथ साथ और क्या करते हैं ये देखो, पशु बलि के साक्ष्य भी मिले हैं फ्रेंड्स। कैसे पता हमें कि ये लोग पशु बलि देते थे? देखिए फ्रेंड्स, जो ये हवन कुंड मिले, इन हवन कुंडों में किसी किसी हवन कुंड में पशुओं की अस्थियां भी मिली है दोस्तों। इससे पता लगता है संभवतः ये लोग बलि भी दिया करते थे दोस्तों। ठीक है, तो पशु बलि के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। इसके अलावा ये लोग ताबीज भी धारण करते थे फ्रेंड्स। ताबीज हालांकि माना जाता है कि प्रजनन शक्ति का प्रतीक मानते थे दोस्तों। किसका प्रतीक मानते थे? प्रजनन शक्ति का प्रतीक मानते थे। इसके अलावा साइंस कहता है कि ताबीज क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इनको किसी अनिष्ट का भय था कि कोई भूत प्रेत या आत्मा इनका बुरा कर दे, इसलिए साइंस कहता है कि ये लोग कैसे थे? अंधविश्वासी थे। देखिए, अभी मैंने साइंस की बात की, बाकी कल्चर में हम देखते हैं कि आज हमारे घरों में भी छोटे बच्चे होते हैं तो लोग ताबीज बांध देते हैं। तो ये अग्नि पूजा भी करते थे। हवन कुंड के साक्ष्य मिले, कालीबंगा और लोथल से मिले, पशु बलि के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ताबीज का प्रयोग करते थे, और ताबीज किसका प्रतीक माना गया है? प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना गया है। लेकिन साइंस कहता है कि ये लोग कैसे थे दोस्तों? अंधविश्वासी थे। तो ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको धार्मिक जीवन रिपीट कर देता हूं पूरा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो धार्मिक जीवन में सबसे पहली चीज है कि किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों। तो हम बता दें आपको कि मंदिरों के साक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं, मंदिर नहीं थे दोस्तों। ठीक है, मंदिर
के साक्ष्य नहीं मिले। बात करते हैं, मूर्ति पूजक थे, बिल्कुल थे दोस्तों, मूर्ति पूजा करते थे ये लोग। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पुरुष देवता की पूजा करते थे दोस्तों। और हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक 3 सींग वाले एक व्यक्ति हैं जो 3 सींग वाला मुकुट पहन रखे हैं, उनके चारों तरफ पशु पक्षी हैं, जैसे बाघ है, हाथी है, भैंसा है, एक सींग वाला पशु है, हिरण है, और ऊपर कुछ सिंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसे सर जॉन मार्शल ने क्या कहा? आद्य शिव कहा है। ठीक है, मातृशक्ति की पूजा करते थे। अनेक मृण मूर्तियां, मिट्टी की ऐसी मूर्तियां मिली है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे फ्रेंड्स। उसके बाद बात की कि लिंग और योनि की पूजा करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नान कुंड या स्नानागार मिला है जिससे हमें पता लगता है दोस्तों। इसके अलावा धरती की पूजा करते थे। हड़प्पा से जो एक मिट्टी की मूर्ति मिली है उससे हमें पता लगता है। सूर्य करते थे, सूर्य पूजा के रूप में चक्र इनका प्रतीक था। स्वस्तिक को भी ये पवित्र मानते थे, उसकी पूजा करते थे दोस्तों। ठीक है, बतख को पवित्र मानते हैं, मोर को पवित्र मानते हैं, कुबड़ वाले बैल की पूजा करते हैं ये लोग, एक श्रृंगी पशु की पूजा करते थे, नाग को भी ये पूजनीय मानते थे दोस्तों, सांप। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो अग्नि पूजा के साक्ष्य भी मिले, हवन कुंड मिले, स्पेशली कालीबंगा और लोथल से, और पशु बलि के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। ताबीज भी थे इनके पास से, कई जगह से ताबीज प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये प्रजनन शक्ति का प्रतीक है, और साइंस कहता है कि ताबीज धारण करने वाला मानव अंधविश्वासी होता है दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली इनके धार्मिक जीवन की और सामाजिक जीवन की दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूं राजनीतिक जीवन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन। देखिए, हम जानते हैं कि शासन चलाने के लिए हर जगह किसी ना किसी रूप से राजनीति सक्रिय रहती है फ्रेंड्स, चाहे आज का युग रहा हो और चाहे कल का युग रहा हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करूं तो इनका राजनीतिक जीवन जो है, राजनीतिक जीवन के हमें विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों। राजनीतिक जीवन के विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। कॉन्फिडेंटली हम कोई भी नहीं कह सकते हैं आज के युग में कि इनकी शासन व्यवस्था कैसे थी, लेकिन हम कह सकते हैं संभवतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसी व्यवस्था थी फिर? तो संभवतः है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी दोस्तों। ठीक है, कैसी व्यवस्था थी? संभवतः गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब बात करते हैं शासन पर किसका नियंत्रण रहा होगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि संभवतः पुरोहित या वैश्य वर्ग के हाथ में सत्ता थी। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि पुरोहित या वैश्य वर्ग या व्यापारी वर्ग के हाथ में ही सत्ता थी दोस्तों, क्योंकि ये एक समृद्धशाली नगरीय व्यवस्था थी दोस्तों। ठीक, तो जहां धनवान लोग होंगे वहां उन्हीं के हाथ में सत्ता हो जाएगी फ्रेंड्स। चलिए, अब एक इतिहासकार हुए हैं दोस्तों जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है दोस्तों? स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने क्या कहा है फ्रेंड्स? इन्होंने क्या कहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, वो एक विस्तृत साम्राज्य है। तो इस विस्तृत साम्राज्य की हड़प्पा जो नगर है उसे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत
साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है या बताया है। तो स्टुअर्ट पिगट महोदय कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक विस्तृत, एक का मतलब क्या है इससे, सिंधु घाटी सभ्यता नामक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी दोस्तों। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है, तो स्टुअर्ट पिगट ने बताया। या क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां किसे बताया दोस्तों, तो वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका राजनीतिक जीवन भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। उसके बाद में अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आर्थिक जीवन की दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम शॉर्ट में आर्थिक जीवन और उसकी बातें फ्रेंड्स। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आर्थिक जीवन की। तो पहला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों आर्थिक जीवन में कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। अर्थात दूसरा प्रश्न इसी में जोड़ रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी, या सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा वन एंड ओनली एग्रीकल्चर, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का मूल आधार क्या है, कृषि है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती थी, कृषि पर निर्भर करती थी। जबकि ऋग्वैदिक काल में हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, पशुपालन था दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाए दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि का क्या कारण था। दोस्तों क्वेश्चन बदल गया है तो उत्तर भी बदल गया है, ध्यान रखना। और सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि का आधार था फ्रेंड्स व्यापार, वाणिज्य। तो ये दो क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का या आर्थिक जीवन का मूल आधार क्या है या क्या था, तो कृषि था दोस्तों। क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती थी, तो दोस्तों कृषि पर निर्भर करती थी। लेकिन क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि का आधार क्या था, समृद्धि का कारण क्या था दोस्तों, तो हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य था। ठीक है, तो इसको अपन ट्रेडिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में बात की। अब हम बात करेंगे वन बाय वन कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि किस किस फसल को बोते थे, कौन कौन सी फसल मुख्यतः काम में ली जाती थी, पशुपालन, शिल्प उद्योग, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, लिपि, मोहरें, ये सब हम देखेंगे फ्रेंड्स अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।